नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लक्षवित एसएस में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति के बारे में, अर्थात राष्ट्रपति से संबंधित संविधान में जितने भी अनुच्छेद हैं उन सभी अनुच्छेदों को एक ही साथ एक ही वीडियो में आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले हम आपको बता दें कि पिछले वीडियो में हमने अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 62 तक कवर किया था, जो कि राष्ट्रपति के बारे में है। आज हम अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 62 को छोड़कर उसके अतिरिक्त जितने भी अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित है उन अनुच्छेदों को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं एक एक अनुच्छेद को। सबसे पहले अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, अर्थात अनुच्छेद 74 के अनुसार एक मंत्रिपरिषद होगा जिसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री होंगे और प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को सहायता और सलाह दें और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होंगे। ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रपति किसी सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकते हैं, यानी कि अगर मंत्रिपरिषद ने कोई सलाह दिया तो राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है कि उससे लौटा देंगे कि पुनर्विचार एक बार कर लीजिए आप इस पर। लेकिन पुनः अगर मंत्रिपरिषद ने पुनः वही सलाह दोबारा वैसे ही दिया तो राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य होंगे। ठीक है। अब अगर हम बात कर लें अनुच्छेद 77 की, तो अनुच्छेद 77 कहता है भारत सरकार के कार्य का संचालन, अर्थात भारत सरकार की जितने भी कार्रवाइयाँ की जाएंगी, जितने भी कार्य किए जाएंगे वो सभी राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। भारत सरकार का जितना भी कार्य किया जाएगा वो सभी राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। और अगर वहीं हम बात करें अनुच्छेद 78 की, तो अनुच्छेद 78 कहता है कि राष्ट्रपति को जानकारी आदि देने के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य, अर्थात अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह देश के प्रशासनिक एवं विधायी मामलों में तथा मंत्रिपरिषद के निर्णयों के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना दें यदि राष्ट्रपति इस प्रकार की सूचना को प्राप्त करना आवश्यक समझते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, अगर राष्ट्रपति किसी भी प्रकार की जानकारी को मंत्रिपरिषद से या प्रधानमंत्री से जानना आवश्यक समझते हैं तो प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि उस जानकारी को राष्ट्रपति तक पहुंचाए। ठीक है। तो आपने देखा अनुच्छेद 74 कहता है कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए, अनुच्छेद 77 कहता है कि भारत के कार्य का संचालन राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा। अनुच्छेद 78 कहता है कि राष्ट्रपति को जानकारी आदि देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अब हम बात कर लेते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में कि संविधान ने राष्ट्रपति को किस किस प्रकार की शक्तियां दी हैं। तो अगर हम शक्तियों की बात करें तो सबसे पहले अनुच्छेद 79 निकल के आता है। अनुच्छेद 79 कहता है कि राष्ट्रपति संसद और व्यवस्थापिका का अभिन्न अंग है। ये मैंने आपको पहले भी बताया, जो पिछली वीडियो हमारी देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मैंने बताया था कि राष्ट्रपति व्यवस्थापिका में भी कॉमन है और संसद में भी कॉमन है। संसद 3 चीज़ों से मिलकर बना है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो राष्ट्रपति उसमें भी है, व्यवस्थापिका में भी राष्ट्रपति हैं। ठीक है। अब हम बात कर लें अनुच्छेद 80 के सेक्शन 2 की, तो अनुच्छेद 80 का सेक्शन 2 जो कहता है, खंड 2 कहता है, वह कहता है कि राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करेंगे, अर्थात राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं और राज्यसभा में जो 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में, वह अनुच्छेद 80 के तहत ही किया जाता है। आपने अगर हमारा सरकार क्या है उस वाली वीडियो देखी होंगे तो आपको पता होगा, इसमें मैंने बहुत विस्तृत तरीके से बताया है कि लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, दोनों में कितना अंतर है, उन सभी के बारे में मैंने बहुत विस्तृत तरीके से बताया था। तो जो राज्यसभा में 12 सदस्य कला विज्ञान साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में मनोनीत किए जाते हैं, वह अनुच्छेद 80 के तहत ही किए जाते हैं। राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। ठीक है। अब वहीं अगर हम बात कर लें अनुच्छेद 331 की, तो अनुच्छेद 331 जो है वो कहता है कि राष्ट्रपति 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत करता है। मैंने बताया था पहले भी
कि लोकसभा में 2 सदस्य, राज्यसभा में 12 सदस्य। 2 सदस्य एंग्लो इंडियन होंगे और 12 सदस्य कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में। ठीक है, तो जो 2 सदस्य मनोनीत राष्ट्रपति करेंगे वो अनुच्छेद 331 के तहत करेंगे। जो 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत करेंगे वो अनुच्छेद 80 के खंड 2 के तहत करेंगे। अब अगर हम बात कर लें अनुच्छेद 85 की, तो अनुच्छेद 85 कहता है कि संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन, अर्थात राष्ट्रपति सत्र को बुलाएंगे, जब सत्र शुरू होगा तो उसका बुलाएंगे, और सत्रावसान अर्थात सत्र की समाप्ति। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक वर्ष में 3 प्रकार के सत्र होते हैं। संसद में एक वर्ष में 3 प्रकार के सत्र होते हैं। एक बजट सत्र होता है, एक मानसून सत्र होता है और एक शीतकालीन सत्र होता है। बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। तो सत्रावसान से तात्पर्य है कि राष्ट्रपति चाहें या फिर किसी कारणवश सत्र की समाप्ति की घोषणा कर सकते हैं, उस सत्र को समाप्त कर सकते हैं। अब विघटन मतलब लोकसभा का विघटन ही हो जाना। ठीक है, लोकसभा का विघटन हो जाना हो जाता है, कभी कभी बहुमत नहीं रहता है या फिर और किसी कारणवश जब गठबंधन से सब पार्टी बनती है और कोई अपना पक्ष फिर खींच लेता है तो विघटन हो जाता है इस तरह से। ठीक है, अब अगर हम बात करें अनुच्छेद 86 की, तो अनुच्छेद 86 कहता है कि सदनों के अभिभाषण और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। अर्थात अनुच्छेद 86 के अंतर्गत प्रत्येक सत्र सभा के प्रारंभ में तथा नवगठित लोकसभा का पहला सत्र तथा संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति अभिभाषित करते हैं, यानी कि राष्ट्रपति भाषण देते हैं। तो जब भी कोई सत्र का पहला सत्र होता है, पहली बैठक होती है, या फिर जब नई नई लोकसभा बनती है, तब राष्ट्रपति अपना पहला अभिभाषण देते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें अनुच्छेद 87 की, तो अनुच्छेद 87 कहता है कि राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, अर्थात मैंने जैसे अनुच्छेद 86 में बताया उसी तरह से अनुच्छेद 87 भी कहता है कि संसद का प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ स्तर पर राष्ट्रपति अभिभाषित करेंगे। अर्थात कि जब सत्र शुरू होगा, जब पहला सत्र होगा, तब राष्ट्रपति अपना विशेष अभिभाषण देंगे। और इनका अभिभाषण तैयार कौन करेगा? इनका अभिभाषण तैयार करेगा मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाएगा। ठीक है, और किसी कारण में क्या कभी कभी राष्ट्रपति संयुक्त बैठक भी बुला सकते हैं, ये भी हम आगे वाले अनुच्छेद में जानेंगे। अभी आप इतना जानिए, अनुच्छेद 85 के अंतर्गत संसद का सत्र, सत्रावसान और विघटन, अर्थात सत्र को बुलाना, सत्र को समाप्त करना और लोकसभा का ही विघटन हो जाना। अनुच्छेद 86 के अंतर्गत सदनों के अभिभाषण और उनको संदेश भेजने के राष्ट्रपति का अधिकार। अनुच्छेद 87 कहता है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। ठीक है, अब अगर हम बात करें अनुच्छेद 99 की, तो अनुच्छेद 99 के अंतर्गत क्या होता है कि राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर अर्थात अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। जैसे नया नया जब सत्र बनता है तो अब उसमें एक आपको पता होगा कि अध्यक्ष चुना जाता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष की गैर मौजूदगी में या फिर नया नया जब सत्र बना है तो उनको शपथ दिलाने के लिए राष्ट्रपति एक प्रोटेम स्पीकर चुन लेता है, एक प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है जो अस्थायी रूप से अध्यक्ष का काम करता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें अनुच्छेद 110 की, तो अनुच्छेद 110 कहता है कि धन विधेयक की परिभाषा से जुड़ा हुआ है, लेकिन धन विधेयक की परिभाषा में राष्ट्रपति से क्या संबंधित है? राष्ट्रपति से संबंधित है कि जो भी धन विधेयक पेश किया जाएगा वह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाएगा। अर्थात लोकसभा में जब कोई धन विधेयक पेश किया जाएगा तो धन विधेयक को पेश किए जाने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी, यानी कि राष्ट्रपति अनुमति देते हैं तभी धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 10 में राष्ट्रपति से संबंधित इतना ही सेक्शन है। अब अगर हम बात करें अनुच्छेद 108 की, तो अनुच्छेद 108 कहता है कि कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, अर्थात
कुछ दशाएं अगर उत्पन्न होती हैं, या फिर यूँ समझिए किसी विधेयक पर, किसी बात पर लोकसभा और राज्यसभा का मत नहीं बैठ रहा है, तो राष्ट्रपति के पास यह अधिकार होगा कि राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कराए तथा उस विधेयक पर चर्चा कराए, ठीक है, ताकि उचित निर्णय लिया जा सके। तो बस यूँ समझिए कि कुछ ऐसी दशाएं जब होंगी तो राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है कि वह लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है। तो आपने देखा अनुच्छेद 99 के तहत राष्ट्रपति अस्थायी सदस्य अर्थात प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 110 कहता है कि कोई भी धन विधेयक जब पेश किया जाएगा तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाएगा। अनुच्छेद 108 कहता है कि कुछ दशाओं में दोनों सदनों अर्थात लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार। अब अगर हम बात करें कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधित शक्तियाँ, अर्थात राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधित शक्तियाँ क्या क्या हैं, तो इसके बारे में एक बार हम देखते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधित क्या क्या शक्तियाँ हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति अर्थात संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था, जब मैंने अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 62 तक पढ़ाया था राष्ट्रपति के बारे में, तो उसमें मैंने बताया था कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अब इसके बाद आता है अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 मैंने पहले भी बता दिया था, शुरू में मैंने अनुच्छेद 74 से ही शुरू किया कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद अर्थात एक मंत्रिपरिषद होगा जिसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री होंगे और वह राष्ट्रपति को सलाह देंगे और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होंगे। एक बार राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए किसी सलाह को भेज सकते हैं, लेकिन दोबारा जब वही पुनर्विचार राष्ट्रपति के सम्मुख पेश होगा तो राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य होंगे। ये 42वें संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया था, ठीक है, इसको अनिवार्य बना दिया गया कि राष्ट्रपति को उस सलाह को मानना ही मानना है, ठीक है। अब अगर हम बात करें अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 75 कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, तो सभी को पता है, आपको भी पता होगा कि जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है कौन करता है, राष्ट्रपति ही करते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, किसके तहत, अनुच्छेद 75 के तहत। अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब अगर हम बात कर लें महान्यायवादी की, भारत का महान्यायवादी, तो जो भारत का महान्यायवादी है उसकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं, जो कि अनुच्छेद 76 के अंतर्गत किया जाता है। अनुच्छेद 76 के अंतर्गत राष्ट्रपति भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। अब महान न्यायवादी क्या है, यह जब मैं अगला वीडियो लाऊंगा जब जिसमें अनुच्छेद 76 आएगा, जैसे अभी मैंने क्रम से 62 तक मैंने क्रम से बता दिया है, अनुच्छेद 62 तक मैंने अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 62 तक मेरे क्रम से मैंने वीडियो में बताएं सभी अनुच्छेदों को। अब जब मेरा 63 से लेकर जो आगे का अनुच्छेद आएगा जिसमें अनुच्छेद 76 आएगा, उसमें मैं बहुत विस्तृत तरीके से बताऊंगा कि महान न्यायवादी क्या है, ठीक है। अभी आप बस इतना जानिए कि अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति करता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें अनुच्छेद 148 की, तो अनुच्छेद 148 के तहत भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अर्थात जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। तो राष्ट्रपति की नियुक्ति करते हैं, आपने देखा प्रधानमंत्री की, महान्यायवादी की और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। अब एक बार हम बात करें अनुच्छेद 155 की, तो अनुच्छेद 155 क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करेंगे। तो देखिए तीन अनुच्छेद तो नियुक्तियों से ही जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। वहीं पे अनुच्छेद 155 राज्यपाल की भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही होगी। अब बात करते हैं अनुच्छेद 280 की, तो अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से जुड़ा हुआ है। इसमें क्या है, इसमें राष्ट्रपति संबंधित जो बात है मैं बताता हूँ आपको कि राष्ट्रीय वित्त आयोग की नियुक्ति करने का अधिकार, अर्थात राष्ट्रपति को
राष्ट्रीय वित्त आयोग की नियुक्ति करने का अधिकार है, जिसमें एक अध्यक्ष होते हैं और 4 सदस्य होते हैं। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष 4 सदस्य। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो आपने देखा राज्यपाल की नियुक्ति हो गई, महालेखा परीक्षक की नियुक्ति हो गई और महान्यायवादी की नियुक्ति और वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, तो ये सभी राष्ट्रपति ही करते हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 338 की। तो अनुच्छेद 338 का क्या है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अब इसमें राष्ट्रपति से संबंधित क्या सेक्शन है? तो इसमें है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग की नियुक्ति करने का अधिकार। तो राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वह अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग की नियुक्ति करें। ठीक है। अब अगर हम बात करें अनुच्छेद 340 की, तो ओबीसी आयोग की नियुक्ति करने का अधिकार, यानी कि पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। तो इसकी नियुक्ति कौन करेगा? इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करेंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं, अभी हमने देखा क्या देखा कि राष्ट्रपति की शक्तियां देखा, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति देखी। अब हम राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति देखते हैं। तो राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति के अंतर्गत क्या है कि राष्ट्रपति सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है। यह शायद पता भी होगा बहुत लोगों को, लेकिन मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि राष्ट्रपति सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है। अब हम बात करते हैं न्यायिक शक्ति की, कि राष्ट्रपति के पास न्यायिक शक्तियां कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले अनुच्छेद 72 है, आपने बहुत बार सुना होगा कि क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति, अर्थात अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि राष्ट्रपति किसी की सज़ा को माफ़ कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं, या फिर उसके दंड में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे किसी को फांसी हुई है उसको आजीवन कारावास में बदल सकते हैं, या फिर जो सज़ा है उसका कठोर है उसको आसान कर सकते हैं, या फिर किसी की सज़ा मान लीजिए उसको 10 साल है उसको 5 साल कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को विशेष अधिकार मिलता है कि वह किसी दोषी की दोष को क्षमा कर सकते हैं, उसके दंड को कम कर सकते हैं। ये सभी अधिकार क्या है? राष्ट्रपति के पास हैं। किसके तहत? अनुच्छेद 72 के तहत। आपने बहुत बार देखा होगा कि जब किसी को फांसी हो जाती है तो लोग, फांसी की सज़ा होती है तो लोग राष्ट्रपति के पास भेजते हैं कि क्षमा के लिए भेजते हैं ना, कि क्षमा के लिए लेटर भेजते हैं कि राष्ट्रपति उनकी सज़ा को माफ़ कर दें। लेकिन ऐसा कभी कभी होता है। तो आपने समझा कि अनुच्छेद 72 के तहत क्या है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह है किसी दोषी के दोष को क्षमा कर सकते हैं, उसके दंड को कम कर सकते हैं, लघुकरण कर सकते हैं, फिर उसके दंडादेश को परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, यह राष्ट्रपति की शक्ति है। अब अगर हम बात करें अनुच्छेद 123 की, तो अनुच्छेद 123 क्या कहता है? संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति, अर्थात यह अध्यादेश जारी करने से है। जैसे इसका काम यह है कि अभी मान लीजिए आज कोरोना वायरस चल रहा है, तो कोरोना के टाइम पे संसद तो चल नहीं रहा है, या फिर ऐसे कोई और कारण उत्पन्न हो गया जिसमें संसद नहीं चल रहा है, और संसद चल नहीं रहा है तो किसी विधेयक को पारित नहीं किया जा सकता है। लेकिन कोई विधेयक पास करना, कोई कानून पास करना अत्यंत आवश्यक हो, जो उस समय के लिए तत्काल में उसको करना आवश्यक हो, जिसकी वजह से बहुत अगर नहीं पारित हुआ तो नुकसान हो सकता है, या फिर देश संकट में आ सकता है, या फिर कोई भी ऐसा काम हो सकता है जो जिस समय कि उस विधेयक को या फिर उस कानून को पास करना बहुत अत्यंत आवश्यक है। तो ऐसे में अनुच्छेद 130 के तहत राष्ट्रपति के पास आदेश होता है कि राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी कर देंगे, और अध्यादेश जो जारी करेंगे राष्ट्रपति, वह कानून के बराबर ही उसकी उसकी भी शक्ति उतनी ही रहेगी। तो जो सामर्थ्य एक किसी कानून में है, जो कि वही कानून जिस तरह से संसद में बनता है, पास होता है, वही पावर जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं उस अध्यादेश में भी वही पावर होती है। और आपको एक बात बता दें कि सिफारिश मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल की अधिकतम अवधि 6 माह और 6 सप्ताह है। अर्थात कहने का तात्पर्य है
कि राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं वह अधिकतम 6 माह और 6 सप्ताह के लिए हो सकता है। ठीक है, तो आपने देखा कि अनुच्छेद 72 कहता है कि क्षमा आदि के मामलों में कि राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है कि वह किसी दंडादेश को क्षमा में बदल सकते हैं, कम कर सकते हैं या फिर उसके दंडादेश को परिवर्तन कर सकते हैं। अनुच्छेद 123 कहता है कि राष्ट्रपति के पास विशेष पावर है कि वह संसद के सत्र में जब नहीं चल रहा है, विश्रांति काल है, तो उसमें अध्यादेश पारित कर सकते हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 124 की। तो अनुच्छेद 124 कहता है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। और अब इसमें राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ खंड क्या है वो मैं आपको बता दूं। तो अनुच्छेद 124 के अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य न्यायाधीश यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्ति, तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति ही करते हैं। अनुच्छेद 124 के तहत जो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो उच्च न्यायाधीश होते हैं, सर्वोच्च न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लें अनुच्छेद 216 की। तो अनुच्छेद 216 कहता है उच्च न्यायालयों को गठन। अब इसमें राष्ट्रपति से संबंधित क्या खंड है कि अनुच्छेद 216 के अंतर्गत ही उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, अर्थात उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे व अन्य न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति ही करेंगे। ठीक है, तो आपने समझा राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ कौन कौन सी हैं। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति किसी दंडादेश को क्षमा में परिवर्तन कर सकते हैं, उसको निलंबन कर सकते हैं, परिहार कर सकते हैं, लघुकरण कर सकते हैं। और अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति कोई अध्यादेश पारित कर सकते हैं। अनुच्छेद 124 के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं और अन्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करते हैं। अनुच्छेद 216 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, तो आपने राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों को देखा। अब अगर हम बात करें कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ कौन कौन सी हैं, अब अगर राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में चर्चा किया जाए तो सबसे पहले आता है अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 क्या कहता है कि राष्ट्र आपातकाल का प्रावधान। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्र आपातकाल का प्रावधान है। तो अनुच्छेद 352 के तहत जब युद्ध जैसा माहौल हो जाए, दो देशों का युद्ध हो जाए, जैसे भारत से या फिर किसी और देश से युद्ध हो जाए, या फिर भारत के अंदर ही अगर सशस्त्र विद्रोह हो जाए, तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। राष्ट्रपति शासन आपातकाल, राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर देते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले सिफारिश कौन करता है? इसके लिए मंत्रिपरिषद लिखित सिफारिश करते हैं। आपातकाल की जो घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति करते हैं वह मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश पर करते हैं। और आपातकाल की जो घोषणा होती है, जो आपातकाल लगाया जाता है, इसके लिए 1 माह में संसद के 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। अर्थात जब संसद के 1 माह के अंदर जब संसद के 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति शासन लग जाता है। यानी कि राष्ट्रपति शासन कोई जब लगा है तो उसको 1 माह के अंदर अंदर संसद के 2/3 सदस्यों से पारित होना आवश्यक है। और एक बात आप ध्यान रखिएगा कि एक बार में 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, अधिकतम 6 माह। उसके पहले भी अगर राष्ट्रपति चाहें तो एक घोषणा करके आपातकाल को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन जो आपातकाल लगता है वह मैक्सिमम एक बार में सिर्फ 6 माह के लिए लग सकता है। फिर दोबारा 6 माह के लिए लगे वो दूसरी बात है, लेकिन एक बार में 6 माह के लिए 6 माह करके वो बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक बार में सिर्फ 6 माह के लिए लग सकता है। और जब आपातकाल की घोषणा होती है उसके 1 महीने के अंदर संसद के 2/3 सदस्यों से पारित होना आवश्यक होता है। अब तक आप एक जानकारी के लिए इसको रख सकते हैं कि अब तक 3 बार आपातकाल की घोषणा हो चुकी है, यानी कि अब तक 3 बार आपातकाल लग चुका है। सबसे पहले लगा था अक्टूबर 1962 में। अक्टूबर 1962 में लगा था तब जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था। भारत और चीन के युद्ध के समय अक्टूबर 1962 में आपातकाल लगा था। उस समय प्रधानमंत्री थे अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू। उस समय जब अपने प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और दूसरा जब आपातकाल लगा था, मैंने पहला बताया, दूसरा आपातकाल लगा था
ये दिसंबर 1971 में, दूसरा आपातकाल दिसंबर 1971 में लगा था। भारत पाक द्वितीय युद्ध, जब भारत और पाक का दूसरा युद्ध हुआ था तब आपातकाल लगा था। उस समय अपने राष्ट्रपति थे वीवी गिरि जी। ठीक है, जब दूसरा आपातकाल लगा तो राष्ट्रपति वीवी गिरि जी थे। और तीसरा आपात जब लगा, तीसरा आपातकाल, राष्ट्रपति ने जब तीसरा आपातकाल की घोषणा की, वह समा था 3 जुलाई 1972। 3 जुलाई 1972 को तीसरा आपातकाल लगा। ये क्या था? आंतरिक आपातकाल। लगाया कौन था? इंदिरा गांधी जी ने। तो आंतरिक आपातकाल 3 जुलाई 1972 को लगा, जिसे इंदिरा गांधी ने लगाया था, इंदिरा गांधी जी ने लगाया था। ठीक है, जो मार्च 1977 तक चला। ठीक है, और उस समय जो राष्ट्रपति थे वो थे फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 356 की। तो अनुच्छेद 356 क्या कहता है? अनुच्छेद 356 कहता है कि राज्यों का संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध, अर्थात ऐसी दशा में जब राज्यों में संवैधानिक प्रक्रिया नहीं चलती, यानी कि जब राज्यों में लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है, या फिर राज्यों में क्या होता है, यूँ समझिए कि जो सत्ता है वो सत्ता हट जाती है, या फिर राज्यों में जो शासन है संवैधानिक तरीके से नहीं चल पाता, शासन सत्ता विफल हो जाती है, तब अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगाया जा सकता है। ठीक है, और एक लगता कैसे है, इसमें होता क्या है कि राज्यपाल की सिफारिश पर या राष्ट्रपति स्वयं घोषणा कर सकते हैं। राज्यपाल सिफारिश करके राज्य में आपातकाल लगवा सकते हैं, या फिर राष्ट्रपति स्वयं घोषणा इसकी कर सकते हैं आपातकालीन की। ठीक है, और आपने कारण जान लिया कि अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में आपातकाल कब लगता है। आपातकाल एक बार आप दोबारा समझ लीजिए कि राज्यों में अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल उस कंडीशन में लगता है जब राज्यों में शासन संवैधानिक प्रक्रिया से नहीं चलाया जाता है, तब। ठीक है, अब अगर हम बात करें अनुच्छेद 360 की, सबसे इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद 360 क्या है? वित्तीय आपात के बारे में उपबंध, यानी कि वित्तीय आपात कब लगेगा। तो कृपया आप ध्यान दीजिएगा कि अभी तक भारत में एक भी बार वित्तीय आपात नहीं लगा है, और ईश्वर करें ना लगे। वित्तीय आपात अर्थात देश का दिवालिया हो जाना, वित्तीय आपात नहीं लगे तभी ठीक है। तो वित्तीय आपात अभी तक लगा नहीं है भारत में एक भी बार। ठीक है, तो आपने समझा 3 तरह के आपात होते हैं, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत क्या होता है कि गृह युद्ध, अंदर भारत के अंदर, देश के अंदर ही सशस्त्र विद्रोह हो जाए, या फिर किसी दूसरे देश से युद्ध हो जाए, युद्ध के टाइम पे अनुच्छेद 352 के तहत देश में आपातकाल लगता है। अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में आपात लगता है, कब? जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पे अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल लगता है। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 360 की। तो अनुच्छेद 360 क्या है? वित्तीय आपात के बारे में है, जो कि अभी कभी लगा नहीं है। और इसके बाद अगर हम बात करें सबसे लास्ट जो बचा था कि राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, अर्थात राष्ट्रपति के किसी विधेयक पर मना कर देना। तो अनुच्छेद 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति दी गई है। सबसे पहले आप जानिए अनुच्छेद 111 है किसके बारे में? विधेयकों पर अनुमति के बारे में है। अर्थात किसी विधेयक को संसद से पारित हो जाने के बाद जब तक राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर नहीं करेंगे, साइन नहीं करेंगे, तब तक वह विधेयक पारित नहीं माना जाएगा। ठीक है, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर राष्ट्रपति किसी विधेयक पर वीटो दे सकते हैं। देखिए, धन विधेयक पर क्यों नहीं दे सकते हैं? क्योंकि धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में पेश किया जाता है। इसलिए राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार के वीटो पावर हैं: पूर्ण वीटो, अत्यधिक वीटो और पाकिज वीटो। अब जब मैं अनुच्छेद 111 पढ़ाऊंगा तो मैं इसमें बताऊंगा कि पूर्ण वीटो क्या है, अत्यधिक वीटो क्या है और पाकिज वीटो क्या है। अभी आप इतना समझिए कि राष्ट्रपति के पास 3 तरह की वीटो पावर है: पूर्ण वीटो, अत्यधिक वीटो और पाकिज वीटो। और अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति इन तीनों में से किसी वीटो का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर
राष्ट्रपति वीटो नहीं दे सकते हैं। तो अपने आज की इस वीडियो में देखा कि राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे उन सभी अनुच्छेदों को मैंने प्रयास किया कि एक ही वीडियो में आपको दे दें, एक ही वीडियो में आपने देखा। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और अगर आपने भी हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ आप देखिए, सारे वीडियो क्रम से प्लेलिस्ट में अपलोड हैं, या फिर आप वीडियो में जाके वीडियो पे थंबनेल में चेक करेंगे, पार्ट वाइज सबका नाम लिखा हुआ है, आप 1 बाय 1 सारे पार्ट को देख सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको संविधान का एक विस्तृत जानकारी आपके दिमाग में चली जाएगी, विस्तृत जानकारी आपके पास हो जाएगी। होप वीडियो पूरा आपको अच्छा लगा होगा। दोबारा आपका वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।